हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ टाइटल देख कर के ही आप समझ जा रहे होंगे कि आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट एंड टाइप ऑफ एरर, मापन में त्रुटि और त्रुटि के प्रकार। फ्रेंड्स, एरर यानी त्रुटि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस सत्र में हम एरर यानी त्रुटि के बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स यानी प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए अविलंब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि हम मेज़रमेंट किसका करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यानी भौतिक राशि का आप मापन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का हम मापन करते हैं। मान लीजिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को मेज़र कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो जिसको भी आप मेज़र करने जा रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एक ऐसी वैल्यू होगी जो सच में होनी चाहिए, जो एग्जिस्ट ही कर रही है, ठीक है। एक वो जो हम मेजर करेंगे, ठीक है, और एक वो जो सच में होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिसे हम मेजर कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू एक्चुअली यानी वास्तविक रूप में होनी चाहिए उसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटी का वास्तविक मान, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का वास्तविक मान जो हर हाल में होना ही चाहिए, जो उसकी पूरी तरह से शुद्ध वैल्यू है, सही वैल्यू है। मान लीजिए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू हमें मिली, वास्तविक मान मिला स्मॉल a, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू क्या है फिजिकल क्वांटिटी की, वो मान जो सच में होनी चाहिए, ठीक। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एपरेटस यानी कि उपकरण यूज करके और अलग अलग व्यक्ति भी अगर मेजरमेंट लेते हैं तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है कि फिजिकल क्वांटिटी की क्या वैल्यू हमें मेजर हो करके मिल रही है, और वो कही जाती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू यानी कि मापा गया मान, ठीक है। और ज़्यादातर केस में जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू से कुछ डिफरेंट ही आती है। मान लीजिए किसी पर्सन ने मेजर किया गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जिसकी ट्रू वैल्यू होनी थी स्मॉल a, लेकिन गिवन फिजिकल कंडीशन में जो भी स्थितियां थी, जो हमने एपरेटस यूज किया मापन के लिए, उस एपरेटस को यूज करते हुए उस पर्सन ने उसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाली a1, ठीक है। यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, a और a1 में जो अंतर आएगा इसी को हम कहते हैं एरर इन दिस फिजिकल क्वांटिटी फॉर दिस मेजरमेंट। इस मापन में कितनी त्रुटि आई है, तो ये जो रियल में होनी चाहिए यानी कोई एरर ना किया जाए, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन रहे, तो उस भौतिक राशि, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल a, जिसे हम कह रहे हैं ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान, ठीक है। और जो प्रेजेंट कंडीशन में पर्सन ने मेजर किया वो है a1, इसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू, मापा गया मान। और वास्तविक मान और मापे गए मान का जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहेंगे, एरर या त्रुटि, ठीक है। इसे हम नाम देंगे एरर यानी कि त्रुटि, ठीक है। तो आप समझ गए कि एरर क्या होती है। भौतिक राशि के मापन जब आप करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू यानी मापा गया मान और ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान का जो अंतर आता है उसी को हम कहते हैं एरर। अभी जब हमने यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू की बात की तो हमने अलग अलग कंडीशंस बताई, यानी एक व्यक्ति किस तरीके से मेजरमेंट कर रहा है। हो सकता है उसने सारे प्रिकॉशंस यानी सावधानियां ना फॉलो किया हो, उसका पालन ना किया हो, नियम सही से ना लगाए हों, उस व्यक्ति ने
प्रोसीजर सही से ना सीखा हो, या भौतिक स्थितियां जो हैं ताप दाब आदि में कोई चेंज आ रहा हो, टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा बदलते जा रहे हों, या एपरेटस में ही कोई कमी हो, जो उपकरण है उसमें ही कोई कमी है, तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आती है, यानी जो मापा गया मान है वो वास्तविक मान से डिफरेंट हमें मिलता है। ठीक है, तो अब किस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एरर को अलग अलग टाइप यानी अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं, विभक्त करते हैं। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर आपको डेफिनेशन देंगे, फुल नोट्स कि एरर क्या है, और फिर उसके टाइप्स को हम वहीं से साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एरर यानी कि त्रुटि, है ना, क्या है। सेम डेफिनेशन यहाँ मैंने आपको लिख करके दी है, नोट्स कहीं अलग से आपको लेने नहीं जाना है, कि द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, है ना, यानी एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, हिंदी मीडियम के छात्र जब लिखेंगे इसी चीज को, तो भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर मापन में त्रुटि के बराबर होता है, यानी कि त्रुटि क्या है, त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। यही चीज अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, जो डेफिनेशन आपको दी गई है। ठीक है, एज एवरी मेजरमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, किसी ना किसी डिवाइस को यूज करते हुए, यंत्र को यूज करते हुए, उपकरण को यूज करते हुए ही आप मापन करते हैं। जैसे लंबाई नापना है तो आप अपना मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप अलग अलग उपकरण प्रयोग करके मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजरमेंट करते हैं। एंड व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट सम अनसर्टेनिटीज इंट्रोड्यूस्ड इन द measurement, hence measured value is always somewhat different from the actual or true value। सभी प्रकार के मापन किसी न किसी यंत्र की सहायता से ही आप करते हैं, और मापन के समय कोई ना कोई अनिश्चितता भी आ जाती है। जैसे अभी डिस्कस भी किया था हमने कि आपका जो डिवाइस है उसमें लीस्ट काउंट होती है, जिसकी वजह से अनिश्चितता आ सकती है। भौतिक स्थितियां, टेम्परेचर प्रेशर, इसमें वेरिएशन हो सकता है, उससे अनिश्चितता आ सकती है। आपका जो मेजरमेंट डिवाइस है, यानी जो भी आप उपकरण यूज कर रहे हैं उस उपकरण में ही कमी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज कंडीशंस हो सकती हैं। अतः मापा गया मान सदैव वास्तविक मान से कुछ भिन्न होता है, और जब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस होगा तो एरर होगी ही होगी, है ना। इसलिए ज़्यादातर केस में एरर आपको मिल जाती है जब आप मेजरमेंट करते हैं। तो अब कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसकी वजह से एरर आ रही है, त्रुटि आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम एरर के टाइप्स डिसाइड करते हैं, त्रुटि के प्रकार डिसाइड करते हैं। जैसे पहली हम बात करें कांस्टेंट एरर, है ना, नियत त्रुटि या स्थिर त्रुटि। इसके नाम से ही आप समझ गए कि अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी एरर आ रही है, इसका मान हमेशा स्थिर रहे, फिक्स रहे, है ना, इसमें कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। ठीक है, तो जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एरर कैसी है, कांस्टेंट एरर है। ठीक है, द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन, कितनी बार भी आप ऑब्जर्वेशन लें, जो एरर है वो फिक्स वैल्यू है। मान लीजिए 3 आ रही है तो 3 ही रहेगी, है ना, उसमें चेंज नहीं आएगा। सो द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स। It is found due to faulty calibration of scale of measuring instrument. This error can be eliminated by using right apparatus or by repeating experiment by number of different methods। ठीक है, वह त्रुटि जो प्रत्येक प्रेक्षण को समान मात्रा से प्रभावित करती है, फिक्स है ना, स्थिर है, जो त्रुटि आ रही है उसे स्थिर त्रुटि कहते हैं। यह मापक यंत्र के पैमाने के
दोषपूर्ण अंशांकन के कारण पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी बता रही हूँ। सही यंत्र का प्रयोग करके या प्रयोग को विभिन्न विधियों से दोहराकर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। अंशांकन का क्या मतलब, मान लीजिए आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, आप मीटर स्केल यूज करते हैं, इसमें डिवीजन बने होते हैं, मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, फिर 1 लिख गया, फिर इसी तरह से आगे लिखा हुआ है। अब सोचिए बाई मिस्टेक ये 0 यहाँ ना लिख करके कहीं और लिख गया है ना, यहाँ से 0 हो गया, तो हर बार ये एरर इतनी ही आएगी। इसी को कहते हैं दोषपूर्ण अंशांकन, यानी स्केल पर जो मार्क लगाए गए हैं उसी में कोई कमी हो गई है, जिसकी वजह से जितनी बार भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट में एक कांस्टेंट वैल्यू की, एक स्थिर मान की हमें एरर मिलती है। इसी को हम कहेंगे कांस्टेंट एरर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब आप समझ रहे हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टम है जिसका एक मतलब कि कांस्टेंट में क्या था, स्थिर, मान लीजिए 3 है तो 3 ही। अब यहाँ क्या है, यहाँ वैल्यू तो बदल सकती है, कभी ये 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन सिस्टम क्या है, क्रमबद्धता क्या है कि ये अगर पॉजिटिव है तो हर बार पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव है तो हर बार नेगेटिव आएगी, यानी ये इसका एक सिस्टम बना रहता है। द एरर which tend to occur in one direction, है ना, either positive or negative, are called systematic errors. These errors can be eliminated by knowing the rule which govern them, है ना। अब systematic error आप समझ गए कि either positive और negative, यानी कि वह त्रुटि जो या तो धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में, है ना, धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो, नहीं हो सकता एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, नहीं। अगर ये धनात्मक में चल रही है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव में चल रही है मेजरमेंट में हम कितनी भी बार उसका मेजरमेंट करें, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एरर आ रही है तो उस डिवाइस से पॉजिटिव ही आ रही होगी, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही आ रही होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, लेकिन अब उसमें कंडीशन क्या लगी कि अगर इसको हटाना है हमें, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं एरर को, तो ये रिमूव कैसे होगी, जिस कारण से सिस्टमैटिक एरर आई है उसको हम समझें और उस कारण को दूर कर दें, है ना। तो इस अब सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स पे चलते हैं, ये चीज अब अपने आप समझते जाएंगे कि कैसे हम सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करें। तो सिस्टमैटिक एरर रिमूव करने का तरीका, इसको एलिमिनेट करने का, दूर करने का तरीका क्या है कि जिस कारण से, जिस रूल की वजह से सिस्टमैटिक एरर आ रही है उस कारण को ही हम हटा दें। जैसे फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर का जो टाइप है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, यंत्र संबंधी त्रुटि, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में ही त्रुटि हो गई है ना। जैसे दीज आर द एरर्स दैट अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो मापक यंत्र के बनावट में कमी के कारण पाई जाती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब आप समझ गए कि इंस्ट्रूमेंट में ही कमी है, ये हर बार एक ही डायरेक्शन की एरर हमें दे रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बनावट में गड़बड़ है तो वो तो वैसी ही रहेगी ना। अब आप चाहते हैं इसको दूर किया जाए तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सही करें, चाहे बदल के दूसरा इंस्ट्रूमेंट लें। ठीक है, यानी जिस रूल की वजह से ये आ रही है एरर उसी को हमने सही कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है जो सिस्टमैटिक एरर का बी टाइप है। पहला हो गया सिस्टमैटिक एरर में जो हमने सीखा वो था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब दूसरा देखें सिस्टमैटिक एरर में इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, है ना, यानी जो प्रयोग की जो तकनीक हम यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसी में अपूर्णता है, वही इम्परफेक्ट है, वही सही नहीं है ना।
तो हमें अगर इस तरीके की सिस्टमैटिक एरर है, और ये सिस्टमैटिक क्यों, क्योंकि यहाँ भी अगर पॉजिटिव एरर जा रही है तो पॉजिटिव ही जाएगी, वो नेगेटिव नहीं होगी, हम कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लें। तो ये भी सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल होगा, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको हम समझ सकते हैं, दीज आर द एरर्स दैट अकर ड्यू टू लिमिटेशंस इन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, हमारे टेक्निक में ही कुछ कमियां हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एरर ड्यू टू बायंसी ऑफ एयर व्हेन वी वे अ बॉडी इन एयर, हम हवा में लटका करके किसी ऑब्जेक्ट का भार नाप रहे हैं। ठीक है, अब हवा में ही लटकाएंगे, वैक्यूम में जाकर के तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते ना, या हम कोई भी काम करें हमें कुछ भी नापना है, हवा में लटका के आप नापते हैं और आप कहते हैं हमने ऑब्जेक्ट का भार नाप लिया, उसका वेट हमने ले लिया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एयर जो है उसका भी एक बायलेंट फोर्स होता है, उत्प्लावन बल उस हवा का भी लगता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लटका करके नाप रहे हैं, ठीक है, इसका वेट निकालना है, लेकिन यहां से एयर का बायलेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग ही रहा है, तो जाहिर सी बात है हम जो वेट इसका रीड कर रहे हैं, इस अपवर्ड बायलेंट फोर्स की वजह से वो वेट हमें कुछ कम ही मेजर होकर के आएगा, है ना। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर बार एयर में ही मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारी जो टेक्निक है मेजरमेंट की उसी की कमी है, और जितनी बार भी भार निकालेंगे वेट करेंगे हमें थोड़ा सा कम ही वेट मिलेगा, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए उससे, है ना। क्यों, क्योंकि एयर का जो बायलेंट फोर्स है, जो उत्प्लावन बल है, वो ऊपर की तरफ लगना ही लगना है। तो इसी तरीके के जो केस होंगे जहां एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही कमी है, तो उसकी वजह से भी हमें सिस्टमैटिक एरर मिलेगी। जैसे इस केस में देखें तो हर बार भार हमें एक्चुअल वैल्यू से कम ही मिलेगा, ज्यादा कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि बायलेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया सिस्टमैटिक एरर का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड सी पॉइंट पर। सिस्टमैटिक एरर का जो टाइप है वो पर्सनल एरर है ना। तो कुछ व्यक्तिगत त्रुटियां ऐसी करता है व्यक्ति एक्सपेरिमेंट के समय पर कि उसकी वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर आ रही तो पॉजिटिव ही आती है, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही आती है। तो इसलिए ये भी सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे पर्सनल एरर क्या, दीज एरर्स अराइजेस ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, एक व्यक्ति ने एक गलत तरीका ही सीख लिया और हर बार वही गलती कर रहा है, तो हर बार पॉजिटिव एरर मिल रही तो पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव मिल रही तो नेगेटिव मिलेगी। या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, है ना, हर बार वही गलती हो रही है। और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। ठीक है, वह त्रुटि जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है ना, इंडिविजुअल बायस की वजह से है, उपकरण के उचित व्यवस्था में कमी की वजह से है, या उचित सावधानी रखे बिना प्रेक्षण लेने में व्यक्तिगत लापरवाही के कारण उत्पन्न हो रही है। तो कोई भी कारण होगा तो ये हमें पॉजिटिव एरर दे रहा है तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव ही देगा, इसलिए ये पर्सनल एरर भी सिस्टमैटिक एरर का ही एक टाइप होगा। फिर हम लोगों ने एक और चीज अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, बाहर के कारण भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का ही इफेक्ट हमें मिल रहा होगा, है ना। तो इस कारण से भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर एरर मिल रही तो पॉजिटिव ही मिलती जाती है। मान लीजिए कि किसी मेटालिक रॉड है, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ता जा रहा तो लेंथ बढ़ती ही चली जाएगी ना, तो एरर हमें क्या मिलेगी, हमेशा एक ही डायरेक्शन की मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ गई, एक बार टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ घट गई, ये नहीं होना है ना। तो एक्सटर्नल कॉज भी अगर डिस्टर्ब होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये भी कुछ डिस्टर्ब होते हैं, मतलब बढ़ना शुरू हो गया तो बढ़ता चला जा रहा है, तो एरर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी, यानी सेम डायरेक्शन, ये पॉजिटिव में जा रही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में जा रही है तो नेगेटिव। तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज भी
सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल होगा। द एरर अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा। बाह्य कारणों से उत्पन्न त्रुटि बाह्य स्थितियां जैसे दाब, ताप, वायु आदि में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्रुटि, यानी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ये भी सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल है। तो हमारा एक टाइप हो गया कांस्टेंट एरर का, दूसरा हो गया सिस्टमैटिक एरर का, और सिस्टमैटिक एरर के हम लोगों ने 4 टाइप्स देख लिए हैं। ठीक है, 4 टाइप्स अपने कौन कौन से देखे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, और सिस्टमैटिक एरर का बी पॉइंट हम लोगों ने देखा यहाँ पे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसी का थर्ड यानी सी पॉइंट हम लोगों ने देखा पर्सनल एरर, और सिस्टमैटिक एरर का लास्ट यानी डी पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक एरर के 4 टाइप हम लोगों ने यहाँ पर देखे। फिर हमने यहाँ पे रैंडम एरर यानी अनियमित त्रुटि क्या है, अब हम थर्ड टाइप ऑफ एरर पर आ जाते हैं, यानी तीसरी प्रकार की त्रुटि। कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर और तीसरी है रैंडम एरर, और इसके बाद हम लास्ट चौथी टाइप भी हम यहाँ पे देखेंगे। 4 टाइप हम देख रहे हैं। तो रैंडम एरर यानी अनियमित त्रुटि क्या है? फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या था कि जो एरर मिल रही है आपको वो या तो पॉजिटिव होगी और या नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव ये नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उसे सिस्टमैटिक कहते हैं। वैल्यू बदल सकती है, मतलब वैल्यू कभी 2 है, 3 है, 3.5 एनीथिंग, है ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव जा रही है तो नेगेटिव ही रहेगी, इसलिए वो सिस्टमैटिक एरर है। लेकिन रैंडम की जब आप बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो रैंडम एरर का मतलब अनियमित त्रुटि। अब ये पॉजिटिव कभी हो सकती है कभी नेगेटिव, है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए इसे हम कहेंगे रैंडम एरर। और सिस्टमैटिक एरर को हमें रिमूव करना है, उसे हम एलिमिनेट करना चाहते, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? उस कारण को हटा देंगे जिस कारण से वो आ रही है। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है यानी इंस्ट्रूमेंट में ही कमी है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट बदल लेना चाहिए, जो सही इंस्ट्रूमेंट हो उसको यूज करो, सिस्टमैटिक एरर दूर हो जाएगी। लेकिन रैंडम एरर क्या है? इसका कारण ही अनियमित होता है, जिसको हम हटा ही ऐसे नहीं पाएंगे, है ना। The error which occur irregularly and at random in magnitude and direction are called random errors. Such errors occur by chance and arise due to slight variation in the attentiveness of the observer while taking the readings और बिकॉज ऑफ स्लाइट वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग सिस्टमैटिक एरर पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हम पर्सनल एरर लेते हैं, यानी जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसकी बायस की वजह से एरर आ रही है। लेकिन वहाँ सोचिए उसने कुछ प्रिकॉशन नहीं सही से पढ़ा, हर बार गलती कर रहा है और एक ही गलती कर रहा है, तो एरर अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही आती जाएगी, जितनी बार भी रीडिंग लें। नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही आती जाएगी। लेकिन रैंडम का मतलब क्या? जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों में ही जो रैंडम होता है, नियमित होता है, लगातार परिवर्तन होता है, परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसकी अटेंटिवनेस में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से स्लाइट वेरिएशन होता है, दैट अराइजेस ड्यू टू स्लाइट वेरिएशन इन अटेंटिवनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। थोड़ा सा वेरिएशन हो गया सावधानी में उसके, बाकी सब उसने सही सेट किया, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब रीडिंग ले रहा है तो बहुत वो अटेंटिव नहीं रह पाया, जिसकी वजह से थोड़ी सी कमी आ जाती है रीडिंग लेने में। मान लो रीड करने में कमी आ गई, तो वो कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। और आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बाई चांस ही हो रहा है स्लाइट वेरिएशन इन अटेंटिवनेस, तो ये तो ह्यूमन मिस्टेक है जिसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो रीडिंग में ये रैंडम एरर तो मिलेगी ही मिलेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि और बिकॉज ऑफ द स्लाइट वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन द रैंडम एरर हैव ऑलमोस्ट इक्वल चांस फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, है ना। ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम कैसे हटाएं ये रैंडम एरर को, क्योंकि इसका कारण तो निश्चित नहीं है,
पर हटाना तो हम चाहते हैं कि एरर कम से कम आए। तो अब आप क्या करते हैं, कैसे हटाते हैं रैंडम एरर को, वो देखिए। हिंदी में पहले बता दूं, वह त्रुटि जो परिमाण और दिशा में अनियमित रूप से प्राप्त होती है, अनियमित त्रुटि कहलाती है ना। यह त्रुटि संयोगवश प्राप्त होती है। आप ये नहीं कह सकती है कारण हटा दो ये त्रुटि नहीं मिलेगी, बाई चांस मिल रही है। और यह प्रेक्षण लेने में प्रेक्षक के सावधानी में अल्प परिवर्तन होने या प्रायोगिक स्थिति में अल्प परिवर्तन से उत्पन्न होती है। अनियमित त्रुटि में धनात्मक या ऋणात्मक त्रुटि के लगभग बराबर चांस होते हैं। ठीक है, अब हमें हटाना है इसको। अनियमित त्रुटि ये संयोग से आ रही है, तो हम कैसे इसको पूरा ना हटा सके तो कम से कम करते जाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसकी ट्रू वैल्यू वास्तविक मान है a, ठीक है। अब इसकी आपने सिस्टमैटिक एरर हटा लिया, लेकिन आप रैंडम एरर नहीं हटा पाए, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते चल, जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। और आप देखेंगे हर बार कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हर बार डिफरेंट वैल्यू आई, तो इसमें से माइनस करते हुए A1 को A से माइनस किया तो इसकी एरर मिल जाएगी डेल्टा A1। इसी तरह इसकी दूसरी की एरर निकाली डेल्टा A2। इसी तरह A से A3 को माइनस किया तो डेल्टा A3 आ गया। इसी तरह इसको माइनस किया तो डेल्टा A4 आ गया। यानी हर ऑब्जर्वेशन का आपने क्या किया, यहाँ पर एरर निकाल लिया। अब ये एरर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, फिर कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव। और आप जानते हैं इन सबको अगर आप ऐड करें एरर को, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को कैंसिल करने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ आप क्या करते हैं, बस इसी बात को फॉलो करते हुए आप क्या कहेंगे, इन सब रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर है। कौन सी, रैंडम एरर है। रैंडम का मतलब है कभी पॉजिटिव है, कभी कहीं पे नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारे मेजरमेंट लेंगे, है ना। रैंडम एरर किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव है, और इन सब का अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य का मतलब क्या, सारी रीडिंग को ऐड करके जितनी नंबर ऑफ रीडिंग है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ इस केस में अगर समांतर माध्य आप लें तो आप क्या कहेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे ही। मतलब अगर आप ए की मीन वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो मीन वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और है तो और लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ रीडिंग। जैसे यहाँ 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, 6 है तो डिवाइडेड बाय 6, n है तो डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो जब ऐसे ही हम करेंगे तो यहाँ जो एरर है रैंडम वाली, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो मीन वैल्यू आई है रीडिंग की, ये ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने क्या देखा कि रैंडम एरर को अगर हटाना है तो उसका तरीका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण की संख्या बढ़ा दीजिए, और जितने प्रेक्षण आपने लिए हैं, जितने ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशन को लेकर के इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, समांतर माध्य निकाल लीजिए। इस तरह से जो आपको वैल्यू मिलेगी, मीन वैल्यू मिलेगी, वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे अगर कहा जाए कि आप रैंडम एरर कैसे रिमूव करेंगे, तो आप कहेंगे द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ हिंदी में बहुत प्रेक्षणों के समांतर माध्य मापी गई राशि का वास्तविक मान लिया जा सकता है। और फ्रेंड्स, रैंडम एरर के बाद जो लास्ट हमारे पास एरर आने वाली है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर लीस्ट काउंट एरर है। आप जानते हैं हर मेजरिंग डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है। ठीक है, हर मेजरिंग डिवाइस का एक अल्पतमांक होता है, यानी वो छोटी से छोटी मान जो हम उस डिवाइस से माप सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दैट डिवाइस, यानी उससे छोटी वैल्यू हम माप ही नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उससे छोटी वैल्यू होगी नहीं, होती तो है, मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से, इस लिमिटेशंस की वजह से
एरर आती है, यानी लीस्ट काउंट की वजह से एरर आती है, इसलिए इसको हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशंस imposed by the measuring instrument. It is an uncertainty associated with the resolution of the measuring instrument. यह त्रुटि मापक यंत्र द्वारा लगाए गए सीमाओं के कारण उत्पन्न होती है। यह मापक यंत्र की विभेदन से संबद्ध अनिश्चितता होती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए मीटर स्केल जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखे हुए हैं उसमें आप देखिएगा, ये मान लीजिए 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के उसमें मार्क होते हैं। अब यहाँ ये है वो छोटी से छोटी दूरी जिसे हम नाप सकते हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 0.1 से छोटा सेंटीमीटर हम यहाँ पे माप नहीं सकते, 0.1 सेंटीमीटर से छोटा मेजर नहीं कर सकते, पर लेंथ तो होती ही है 0.1 से छोटा। मान लीजिए जो लंबाई नापनी है वो 0 से शुरू करती है और यहाँ तक जा रही है, यहाँ रुक गई है ना। अब उसे या इस लेंथ को या तो हम ये पढ़ेंगे और या ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये वाली पढ़ रहे हैं तो इस केस में इतनी लेंथ छूट गई, यानी ये कम आपने मेजर किया, और अगर आप इससे आगे वाला ये वाला पढ़ रहे हैं तो आपने लंबाई में इतना ज्यादा रीड कर लिया। दोनों ही केस में आपको एक एरर मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट होने की वजह से भी आपको मेजरमेंट में एरर मिलती है, जिसको आप कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। और अगर आप चाहते हैं कि लीस्ट काउंट एरर ना हो या कम से कम हो तो फ्रेंड्स आपको डिवाइस ऐसी यूज करनी चाहिए जिसका लीस्ट काउंट ऐसा हो कि वो बहुत छोटी छोटी वैल्यू को मेजर करे। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ही छोटी छोटी वैल्यूज आप मेजर कर पाएंगे और एरर उतनी ही कम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि त्रुटि क्या होती है, एरर क्या है, उसके हम लोगों ने टाइप्स देखे, यानी कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर। साथ ही हमने सिस्टमैटिक एरर के चारों टाइप्स भी देखे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।